स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सुरेंद्र मंडोलिया पार इंस्टीट्यूट सोमू से। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और सबसे पहले बेसिक चैप्टर जो आपको पढ़ाऊंगा वो है सेल बायोलॉजी। सही है, क्योंकि देखो सबका बेसिक क्यों है, क्योंकि हर चैप्टर में आप जब पढ़ोगे तब आता है बीच बीच में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, जो आपको कोशिकांग जो बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है आपको, जैसे कोशिका या माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, सब इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। सेल डिवीजन भी इसी में आ जाता है एंड मतलब कनेक्ट करके। सही है, तो सबसे पहले सेल बायोलॉजी का आपको मैं अर्थ बताता हूँ। सेल बायोलॉजी का आपको अर्थ पता है, बायो का अर्थ आता है जीव और लॉजी का जो अर्थ होता है लास्ट में जुड़ा उसका होता है अध्ययन, यानी किसी जीव का अध्ययन। सेल बायोलॉजी में क्या करेंगे, कोशिका का अध्ययन करेंगे। सही है, सेल बायोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करेंगे। सेल बायोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करेंगे। एक विज्ञान का मतलब एक शाखा है जो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, कोशिका का अध्ययन। सही है, क्या किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है इसका, फादर कौन है साइटोलॉजी का, रॉबर्ट हुक है भाई। अब रॉबर्ट हुक क्यों है, इसका कारण मैं बता देता हूँ। अगर सर्वप्रथम किसी ने कोशिका को खोजने का प्रयास किया था वो कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने क्या किया, कोर्क होती है छाल, वृक्ष की छाल जो पादप होता है उसकी छाल को बोलते हैं कोर्क। इन्होंने कोर्क का अध्ययन किया और उन्हें पाया कि उसमें बड़े बड़े कोष्ठक थे, तो उन्होंने देखा कि वो कोशिका ना होकर वो क्या थी, सेल वॉल। तो सर्वप्रथम अगर किसी ने किसी कोशिका भित्ति की खोज की तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज ना करके किसने की थी, सेल वॉल की। और तुम्हें पता है तो पहले जब आप सोच भी नहीं सकते थे कोई, उस टाइम पे जब खोज करना ही प्रारंभ कर देता ना किसी चीज़ की, उसको उस चीज़ का बाप बना देते। सही है, तो साइटोलॉजी का फादर कौन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है। उसके बाद में अगर वास्तव में किसी ने जीवित कोशिका लिविंग सेल अगर किसी ने खोजी, सही है, तो वो कौन थे, ल्यूवेनहॉक थे। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, लिविंग सेल को देखा सबसे पहले, लिविंग जीवित कोशिका को देखा। किसने, ल्यूवेनहॉक ने। किसने भाई साहब, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा। किस में खोज की इसने, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। इसने भाई देखो नर का स्पर्म में, सही है, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, इन सब की कोशिकाओं की खोज की और उन सब को क्या नाम दे दिया, उन जीवित कोशिकाओं को एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल। अब देखो आप बोलोगे सर एनिमलक्यूल का हिंदी में अर्थ मोबाइल को, इंग्लिश में भी मोबाइल बोलते हैं, हिंदी में भी। वैसे ये टर्म्स है जो पता रखनी होती है कि ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं को क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल नाम दिया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो सब फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने वास्तव में सेल को ना खोज के किसकी खोज की थी, सेल वॉल की थी। लिविंग सेल जीवित कोशिका की खोज किसने की, सर्वप्रथम बहुत बार पूछता है, किसने, ल्यूवेनहॉक ने। उनको क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल। अब ये जनरली चीज़ थी, किसने खोजा, किसको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सही है, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, कोशिकाएं कितनी प्रकार की है, तो टाइप ऑफ सेल, क्या, टाइप्स ऑफ सेल। सही है, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ सेल में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है, दो। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, सही है, प्रोकैरियोटिक। सही है, एक तो है प्रोकैरियोटिक, दूसरी है यूकैरियोटिक। सही है क्या, एक है यूकैरियोटिक। कितने प्रकार की कोशिकाएं, दो प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सही है, अब इनमें क्या कॉमन है क्या डिफरेंस है वो अब आगे पढ़ेंगे, मेनली ज़्यादातर तो डिफरेंस ही है। सही है, एक दूसरा क्वेश्चन सबसे अच्छा जो बनता है वो होता है बेस ऑफ डिफरेंस, यानी किस आधार पर इनको अलग किया गया, वो एक अच्छा क्वेश्चन है। किस आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया कोशिका को, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो किस आधार पर, याद रखिए पहला होता है सबसे इंपॉर्टेंट आधार है केंद्रक। कौन है सबसे इंपॉर्टेंट आधार, केंद्र के आधार पर इनको दो भागों में बांटा है। सही है, दूसरा एक इम्पोर्टेंट है वो है कोशिकांग। अब कोशिकांग का अर्थ क्या होता है, कोशिका के अंग। अब कोशिका के अंग आपने 10वीं 9वीं में पढ़े होंगे, तो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंग है, केंद्र कोशिका का अंग होता ही है। उसके अलावा राइबोसोम कोशिका का अंग है, गोल्जिकाए कोशिका का अंग है। तो वो किस में है, किस में नहीं है, किस प्रकार से उपस्थित है, उसके आधार पर भी क्या किया गया, इनका वर्गीकरण, इनको दो अलग भागों में बांटा गया। तो एक हो गया कोशिकांग, कौन हो गया, कोशिकांग। सही है क्या,
सही है। उसके बाद में तीसरा है, तीसरा अंतर क्या है, कोशिका कंकाल। अब आप कहोगे सर कोशिका कंकाल क्या, कि कौन सी कोशिका में, कोशिका कंकाल कौन बनाते हैं, सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म काई यानी माइक्रोबॉडी, माइक्रोफिलामेंट, ये क्या बनाते हैं, कोशिका का कंकाल बनाते हैं। ये किस में उपस्थित है, किस में नहीं है, इस आधार पर भी अंतर किया गया है। तो एक लास्ट कारण क्या होता है, कोशिका कंकाल, कोशिका कंकाल। सही है, सही है क्या। तो देखो बेस के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, इनको बांटने का सबसे अच्छा आधार वो 3 कारण है। याद रखना क्वेश्चन आ सकता है कि इनको मुख्य कारण क्या है, इनको जो आधार है वो बांटने का क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का केंद्रक, कोशिकांग और कोशिका कंकाल, ये 3 चीज़ें हैं जिनके आधार पर इनको अंतर किया गया है। आपको जो भी चीज़ लिखनी है वीडियो पॉज करो और उतार लिया करो। वैसे ये क्रैश कोर्स है, आपकी एग्ज़ाम लगने वाली है, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी उतारो, जो भी उतारो तो क्या तुम्हारे पास हर टाइम पे उपलब्ध रहेंगे वीडियो। सही है क्या, इसलिए देख लिया करो आप। सही है। हमने पहले क्या पढ़ा, नॉर्मली चीज़ें पढ़ी, किसको फादर कहते हैं, किसने पहले कोशिका को खोजा, खोजी हुई कोशिका को इसने क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल नाम दिया। सही है क्या, एनिमलक्यूल नाम दिया। उसके बाद में आपको पता है एनिमलक्यूल के बाद में हमने टाइप देखे कोशिका के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सही है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बांट तो दिया, किस आधार पे बांटा, अगर किसी ने आपको पूछ लिए चलते हुए कि भाई किस आधार पे बांट दिया तुमने, तो तुम क्या कहोगे कि हमने उनमें केंद्र का अंतर देखा और कोशिकाओं का वो अंतर देखा, और हमने देखा उसके कंकाल को, कोशिका कंकाल को, इस आधार पे हमने उसको 2 भागों में बांट दिया। तो कोई आपको कहे भाई साहब अब इनमें अंतर करके बताओ, तो आप लेके बैठ गए चौक, है ना। सही है, आपने पहले सबसे पहले बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताने के लिए क्या किया। सही है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सही है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपने सबसे पहला अंतर किया साइज में। आपने कहा हम आकार में अंतर बताएंगे सबसे पहले, तो आपने बताया कि आपको पता है प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, वो यूकैरियोटिक की तुलनात्मक रूप से छोटी होती है और उनका आकार होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास। कितना होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास, और इनका होता है 5 से 100 के आसपास। सही है, तो यूकैरियोटिक भी कोशिका ये थोड़ी है बहुत बड़ी है, पर तुलनात्मक रूप से कैसी है, बड़ी है। आपको एक चीज़ पता होगी, जो चीज़ जितनी छोटी होती है उसमें फुर्ती उतनी ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखिए इनका आकार छोटा होता है ना, इसलिए कोशिका पे केंद्र का नियंत्रण भी अच्छा होता है, इसलिए विभाजन की तीव्र क्षमता होती है इनमें। सुना है ना आपने कि बैक्टीरिया वगैरह वो होता है कितनी जल्दी विभाजन करते हैं। सही है क्या, तो विभाजन की क्षमता तीव्र है क्योंकि कोशिका का आकार छोटा है, क्योंकि केंद्र का नियंत्रण कोशिका पे आसानी से होता है। सही है, इनका आकार थोड़ा बड़ा है तो विभाजन की क्षमता है ना इनसे थोड़ी कम होगी। सही है, इसके बाद में हम दूसरा इंपॉर्टेंट कारण पढ़ते हैं। पहला साइज का समझ में नहीं आया, आकार छोटा तुलनात्मक रूप से बड़ा, विभाजन तेज क्योंकि कोशिका का आकार छोटा, क्योंकि केंद्र का कोशिका पे नियंत्रण अच्छी तरह या ठीक तरह, इसलिए विभाजन की क्षमता भी तीव्र। दूसरा होता है क्या, दूसरा हम पढ़ेंगे केंद्रक। सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतर है वो है, इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उधर से नहीं उधर से, तो आपको सबको पता है कि केंद्र कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है, उसमें एक केंद्रिका होती है, ये चीज़ आपको सबको पता है। सही है, पता नहीं है तो आपको इधर वाली चीज़ प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है ये हम सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले हम इनके नाम निकाल लेते हैं कि इसके केंद्र को आपको सबको पता है, इसका केंद्र कम विकसित होता है। भाई साहब कैसा होता है, कम विकसित होता है। कैसा होता है, कम विकसित होता है। अगर मेरी हिंदी में कुछ गलती हो तो खुद सही कर लेना। सही है, कम विकसित होता है। तो इसका कैसा होता है, सुविकसित होता है। कैसा होता है, सुविकसित केंद्र। कैसा केंद्रक होता है, सुविकसित केंद्रक होता है। सही है, सुविकसित। अब कारण बताता हूँ मैं इसका क्यों विकसित है, किसका सुविकसित क्यों है, कम विकसित क्यों है। कम विकसित होने का कारण आपको सबको पता है, 10th से आपने पढ़ा होगा कि केंद्रक पे कैसा होना चाहिए, दोहरी झिल्ली युक्त होना चाहिए। इसमें भाई साहब झिल्ली ही नहीं है, झिल्ली ही एब्सेंट है। सही है। दूसरी बात हम देखते हैं भाई, केंद्रक होने के लिए, एक विकसित केंद्रक होने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस जो आपने सुना है, केंद्रिका वो होनी चाहिए। भाई साहब इसमें तो केंद्रिका भी नहीं है, केंद्रिका भी इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। हमने तीसरी चीज़ देखी थी कि भाई हमें शुरू से ही पता है कि जो केंद्रक होता है ना वो कोशिका का सबसे मेन ऑर्गन माना जाता है।
उसके अंदर होते हैं कौन, उसके अंदर होता है डीएनए हो गया, डीएनए का रूपांतरित आगे जाके गुणसूत्र होता है। मेनली क्या होता है, गुणसूत्र होता है। आपको पता नहीं, आज तक पता है कि नहीं है कि गुणसूत्र है क्या, तो आपको मैं बताता हूँ। डीएनए तो सबने सुना है ना, डीएनए होता है 2 मीटर लंबा। कितना लंबा होता है, 2 मीटर लंबा। कितना, लगभग 2 मीटर। और कोशिका देखो भाई कितनी सी है, तो ये डीएनए ये बताओ इतना लंबा है तो इसमें ऐसे फैले हुए रूप में तो रह नहीं सकता, ये कहीं दिखता ही नहीं, इतनी छोटी है, वो 2 मीटर यार, सही है। तो ये इसमें किसे व्यवस्थित रूप से रहता है, कैसे, व्यवस्थित रूप से, सही है। इसमें नहीं, नॉर्मली जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए कैसे रहता है, डीएनए होता क्या है कि डीएनए ऐसे आएगा, न्यूक्लियोसोम पे ऐसे लिपटेगा और ऐसे आकार को खुद को छोटा कर लेगा कैसे भी, सही है। और इसको ऐसे लिपटाने में जो मदद करता है डीएनए के साथ वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। कौन होता है भाई साहब बताओ, देखें, हिस्टोन प्रोटीन। कौन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। सब ने सुना नहीं है तो याद कर लो आज के बाद में कि डीएनए होता है ना, वो न्यूक्लियोसोम पे लिपटता है किसकी सहायता से, हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से। ये चीज़ याद हो गई। फिर तुम बोलोगे ये लिपटने से क्या होगा, मैंने कहा एक जालनुमा संरचना आपको दिख रही होगी, डोरीनुमा, है ना, तो ये क्या कहलाएगी, क्रोमेटिन जाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रोमेटिन जाल। तो क्रोमेटिन जाल से सर क्या होगा, ये क्रोमेटिन जाल आगे जाके संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। तो आपने देखा कि डीएनए आगे जाके कैसे ना कैसे क्या बना रहा है, गुणसूत्र बना रहा है। तो दोनों लगभग सेम सी चीज़ें, याद रखना सही है। क्या होता है डीएनए, गुणसूत्र होता क्या है, आपको पता चला कि डीएनए न्यूक्लियोसोम पर कुंडलित होकर हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से क्रोमेटिन जाल का निर्माण कराता है और क्रोमेटिन जाल और अधिक संघनित होकर क्या बना रहा है, गुणसूत्र। ये चीज़ तो थी सुविकसित के लिए। कम विकसित में क्या हो रहा है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन ही एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन ही। तो लिखते हैं, आ जाओ, कि क्रोमेटिन, क्या, क्रोमेटिन जो जाल है, क्रोमेटिन जाल में डीएनए के साथ, सही है, क्या सही लिखा ना मैंने, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन न होकर कौन होता है, डीएनए के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है भाई साहब। कौन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कौन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, सही है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन उपस्थित होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो आप बताओ, क्रोमेटिन जाल था, डीएनए था, वो लिपटा था किसके साथ, किसकी सहायता से संघनित हो रहा था, किसकी सहायता से लिपट रहा था, हिस्टोन प्रोटीन। पर यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन है तो इतना ज़्यादा संघनित नहीं होगा कौन, क्रोमेटिन जाल। और क्रोमेटिन जाल आगे संघनित होकर इतना अच्छा क्या नहीं बनाएगा, क्रोमोसोम। तो इसका जो क्रोमोसोम है वो वास्तविक नहीं होता। क्यों, आपको मैंने कहा था वास्तविक वो होगा जिसमें हिस्टोन प्रोटीन होगी। किसमें, क्रोमेटिन जाल में डीएनए के साथ क्या होगी, हिस्टोन प्रोटीन। पर यहाँ पे हिस्टोन है क्या, नहीं है। तो इसका जो गुणसूत्र भी होगा वो कैसा होगा, आधे या कम विकसित गुणसूत्र। तो 3 चीज़ें पता चल गई आपको, क्या कि कम विकसित केंद्रक है, झिल्ली अनुपस्थित है, केंद्रिका अनुपस्थित है, और क्रोमेटिन जाल में जो डीएनए है उसके साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। आपको जो डीएनए आरएनए वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, बस अभी नाम याद रख लो, और याद रखने के लिए कि क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे पता चल जाएगा हिस्टोन प्रोटीन क्या है। आप भी सुनोगे तभी आगे जाके समझ में आएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा जब सुनोगे बार बार, सही है। अब ये तो 3 कारण कम विकसित होने के। अब कम विकसित है, इसको नाम भी अलग से देंगे, केंद्रक तो बोल नहीं सकते, तो इसके केंद्र को हम बोलते हैं जीनोफोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है भाई साहब, डायरेक्ट नाम ही पूछता है कि जीनोफोर है, सही है, या क्वेश्चन पूछ के पूछ लेता है कि केंद्रक को कहते हैं, निम्न में से नाम दे देंगे। एक आपको पता है आभास हो रहा है में केंद्रक जैसा, वास्तविक केंद्रक नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं आभासी केंद्रक। क्या बोल सकते हैं, आभासी केंद्रक, सही है क्या। एक हम इसको बोल सकते हैं, एक शानदार नाम है, हमारे केंद्र को न्यूक्लियस बोलते हैं, इनके केंद्र को न्यूक्लियोइड। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है, सही है। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड। और तीसरा एक नाम, चौथा नाम मैंने अभी और बताया था, प्रो क्रोमोसोम या आद्य गुणसूत्र। क्या बोल रहा था मैं, प्रो क्रोमोसोम या आद्य गुणसूत्र। याद रखोगे क्या है, सारे नाम याद रख लोगे ना, रख लोगे कि कम विकसित गुणसूत्र, कम विकसित केंद्रक है, उसका कारण तो क्या है, झिल्ली का अनुपस्थित होना केंद्र के ऊपर, उसकी केंद्रिका का अनुपस्थित होना, और क्रोमेटिन जाल जो है किसके अंदर, केंद्रक में जो क्रोमेटिन जाल है उसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो वैसा गुणसूत्र भी नहीं होगा, इसलिए इसका गुणसूत्र भी कैसा होता है,
क्रोमोसोम या आद्य गुणसूत्र या कम विकसित गुणसूत्र, और इसके केंद्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं, हमारे को न्यूक्लियस कहते हैं। आभासी केंद्रक है, हमारा वास्तविक केंद्रक है, इसके केंद्र को जीनोफोर कहते हैं। याद रखोगे क्या, ये क्वेश्चन है भाई साहब। कम विकसित होने का कारण ये है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। सुविकसित में वही चीज़ें दोहरी झिल्ली केंद्रक कहते हैं वगैरह वगैरह, सही है, याद रख लोगे। ठीक है, तो हमने दो चीज़ पढ़ ली, साइज और केंद्रक, सॉरी साइज और केंद्रक हमने पढ़ा। उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं कौन, सेल वॉल। थोड़ा जल्दी देखते हैं, सही है, इतना टाइम नहीं लगा सकते अपन। तो सेल वॉल देखेंगे, सही है, सेल वॉल देखेंगे। उसमें सेल वॉल में तीसरा हम देख रहे हैं, किसके आधार किस में अंतर देख रहे हैं, सेल वॉल में। आज ध्यान रखना, मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा, इसमें याद रखना भाई साहब। आपको बार बार, आप तो एग्रीकल्चर के हो, बार बार टांग अड़ाता होगा कि कवक में कौन सी सेल वॉल होती है, जीवों में जो पादप होते हैं उनमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आप बताओ बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, माइकोप्लाज्मा में होती है नहीं होती, यूग्लिना में होती है नहीं होती। तो आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पे अंतर भी हो जाएगा कि किसकी सेल वॉल किसकी है, सही है क्या। तो हमें याद रखना है प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति जो ज़्यादातर होती है ना, लगभग, वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकेन, सही है क्या, पेप्टाइडोग्लाइकेन, सही है। उसके बाद में हमने पेप्टाइडोग्लाइकेन पढ़ा। अब आप कहोगे सर आपका कहने का मतलब है कि आप पेप्टाइडोग्लाइकेन, एक सेकंड में आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किस्म है। आपने पंचजगत अवधारणा सुनी है क्या, RH प्लांट डाइवर्सिटी, चलो नहीं पढ़ी होगी, नहीं देखी होगी किसी ने, आप पहले बार कोई पढ़ रहा है 11th में या 12th में या जो भी। याद रखना प्लांट डाइवर्सिटी में क्या, 5 जगत परियोजना पर 5 जगत अवधारणा थी जो RH विटेकर ने दी थी। किसने दी थी, RH विटेकर ने दी थी। उसने पूरे जगत को 5 भागों में बांटा था। उसने कहा कि मोनेरा, इसमें सारे बैक्टीरिया वगैरह वगैरह आ गए मोनेरा में। एक बनाया इसने मोनेरा, दूसरा इसने बना दिया प्रोटिस्टा। क्या बना दिया, प्रोटिस्टा। और मैं बताऊँ वो चीज़ याद रखना एक बार। तीसरी चीज़ क्या बताया, कवक, कवक वाला एक अलग ही जगत बना दिया, है ना। और चौथा क्या बनाया, प्लांटी वाला, जिसमें शैवाल वगैरह आ गए। और 5वां आ गया सभी जंतुओं का। 5 जगत थे। आपको पूछ ले कि मोनेरा की कोशिकाएं है ना, वो कौन सी है, सारी सारी प्रोकैरियोटिक। ध्यान रखना, मोनेरा कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है। कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है। मैं थोड़ा सा नाम लिख देता हूँ आगे, प्रोकैरियोटिक है। जबकि जो प्रोटिस्टा है वो है एक कोशिकीय यानी मोनोसेलुलर। कैसा है, यूनिसेलुलर या मोनोसेलुलर या एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। कैसा है, यूकैरियोटिक। कैसा है भाई साहब, यूकैरियोटिक है। जबकि ये कवक, प्लांटी और जंतु है ना, ये सारे बहुकोशिकीय है। कैसे है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है। कैसे हैं भाई साहब, बहुकोशिकीय या बहुकोशिक है। कैसे, यूकैरियोटिक। याद रखना, आज के बाद में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, मोनेरा का कोई सा एग्जाम्पल दे दिया, बैक्टीरिया का नाम दे दिया और पूछ ले ये है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, ऐसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना, मोनेरा के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। याद रखोगे, प्रोटिस्टा के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो कैसे हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, नॉट बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। जबकि कवक, प्लांटी और जंतु के अगर कोई सा भी एग्जाम्पल दे दे वो सारे कैसे हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। कैसे हैं भाई साहब, बहुकोशिकीय। ये बच जाऊँ भाई, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है, सही है। अब हमने क्या पढ़ना शुरू किया था, सेल वॉल में अंतर पढ़ना शुरू किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। वो याद रखना, काम आएगा भाई साहब जगह जगह, सही है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन मैंने कहा था कि प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, सही है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। आप कहोगे आएगा आप में से कोई, सर आप बोलोगे सर मैं तो करने गया था क्वेश्चन और हमने जहाँ पे मोनेरा की जितने भी एग्जाम्पल आए ना हम उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन कर दी। भाई साहब पूरा तो सुनो, मोनेरा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया कि लगभग सभी में प्रोकैरियोटिक, जितनी भी प्रोकैरियोटिक में पेप्टाइडोग्लाइकेन की होगी। कुछ अपवाद भी उनको ध्यान रख लेते हैं। मोनेरा में आता है माइकोप्लाज्मा। कौन आता है, माइकोप्लाज्मा, सही है। माइकोप्लाज्मा किस में आता है भाई साहब, मोनेरा में आता है। तो मोनेरा में सेल वॉल ही एब्सेंट है भाई साहब। क्या होती है, सेल वॉल ही एब्सेंट है, याद रखोगे। दूसरा एक और याद कर लो, आप कहोगे सर मोनेरा में देखो यू बैक्टीरिया आता है, वास्तविक बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है और आता है आद्य बैक्टीरिया।
तो सर माइकोप्लाज्मा बता दिया, यू बैक्टीरिया में लगभग यही होगी सब में। आप सर एक और बता दो, आद्य बैक्टीरिया में क्या होगा? आद्य बैक्टीरिया इन सभी बैक्टीरिया से हटके, ध्यान रखना, जो आद्य बैक्टीरिया उसमें हटके क्या, इसमें सेल वॉल तो होगी भाई साहब, पर इससे अलग होगी। मैंने कहा था सब अंतर है ना, सब सेल वॉल हो या और किसी में, ज़्यादातर आद्य बैक्टीरिया मोनेरा के और सभी से हटके होता है, सही है। तो इसमें सेल वॉल किसकी होगी? प्रोटीन की भी हो सकती है, याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन की भी हो सकती है। एक होता है सेलुलोज की, बिना भी हो सकती है, नॉन सेलुलोजिक भी हो सकती है, बिना सेलुलोज यानी नॉन सेलुलोजिक, सही है। ये हो सकती है। आप याद रखना, इसमें प्रत्येक में क्वेश्चन हो गया प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन, मोनेरा के आद्य बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया की या वास्तविक बैक्टीरिया की ज़्यादातर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की। मैं ये याद करा रहा हूँ यहाँ पे ही, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है सेल वॉल। मोनेरा पूरा मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। तो आपके हिसाब से सर मोनेरा के जितने भी एग्जाम्पल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन होनी चाहिए सेल वॉल, नहीं कुछ अपवाद है माइकोप्लाज्मा और आद्य बैक्टीरिया, ये याद रख लेना, सही है, इतना सही है। इधर सेल वॉल की बात करते हैं, इधर देखो यूकैरियोटिक है, उसमें देखो कौन कौन सी जगत ली हमने, प्रोटिस्टा भी इसी में, कवक भी इसी में, प्लांटी भी इसी में और जंतु भी इसी में। तो सारों की सेल वॉल भी यहीं पढ़ेंगे यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक की सेल वॉल लगभग सबकी अलग अलग होती है। पहले पढ़ लेते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में देखो 2-3 आते हैं, एक आता है डाइटम, पहला तो कौन आएगा? डाइटम, सही है। डाइटम में याद रखना किसकी बनी होती है, बाद में याद करोगे, अभी याद कर लेना, सही है। सेलुलोज प्लस पैक्टीन, सेलुलोज प्लस सिलिका, सिलिका, सेलुलोज प्लस सिलिका। दूसरा इसी का आता है डाइनोफ्लेजिलेट, कौन आता है? डाइनोफ्लेजिलेट, सही है। कौन आता है? डाइनोफ्लेजिलेट, सही है। कौन आता है? डाइनोफ्लेजिलेट। उसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो होती है सेलुलोज, सही है, प्लस पैक्टीन की। किसकी? सेलुलोज प्लस पैक्टीन की। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि यूकैरियोटिक की सेल वॉल होती है, सब में लगभग अलग अलग होती है। एक कोशिकी यूकैरियोटिक है प्रोटिस्टा, तो हम पहले प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल होती है उनकी सेल वॉल देख लेते हैं। सेलुलोज प्लस सिलिका है डाइटम में, याद रखना। डाइनोफ्लेजिलेट है वो सेलुलोज प्लस पैक्टीन, याद रखना। तीसरा जो एग्जाम्पल है इसमें हम देख लेते हैं, इसमें ही आता है, किसमें? प्रोटिस्टा में आता है कौन? यूग्लिना, अवपंक कवक जिसको हम स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं, और एक और गया कौन? प्रोटोजोआ। इन सभी में सेल वॉल होती नहीं। अवपंक कवक, सही है। दूसरा कौन बताया मैंने? स्लाइम मोल्डी, ये स्लाइम मोल्ड इसी का नाम है। एक बताया मैंने प्रोटोजोआ, सही है। और एक और बताया मैंने यूग्लिना, क्या बताया? यूग्लिना। मैंने बताया था इनमें क्या नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट ही होती है, याद रखना। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि इनमें देखो सेल वॉल का अंतर भी पता चल रहा है, कौन से मतलब कौन से जगत में किस जीव में क्या कौन सी सेल वॉल है, सही है। आपको ये सब पता चल रहा है। डाइएटम में मैंने बताया सेलुलोज सिलिका, डाइनोफ्लेजिलेट में फ्लेजिलेट, सही है, डाइनोफ्लेजिलेट में सेलुलोज प्लस पैक्टीन। अवपंक कवक, ये झूठे कवक भी हैं, फॉल्स कवक भी हैं, इनको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। प्रोटोजोआ और यूग्लिना, इसमें क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती। आपको अगर याद रखने के लिए कुछ बोला जाए, एक चीज़ और याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एससीईआरटी का है, कि यूग्लिना में सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की परत पाई जाती है। क्या? सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की परत होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल। ये तो सही है कि इन तीनों में सेल वॉल एब्सेंट होती है, पर इसमें एक प्रोटीन की परत होती है, सेल वॉल नहीं, और उस परत को बोलते हैं पेलिकल। याद रखोगे? ठीक है। हमने सेल वॉल पढ़ी, हमने देखो प्रोटिस्टा की सेल वॉल पढ़ ली। इसमें अब पढ़ लेते हैं कवक की। किसकी? कवक की। भाई और बहनों कवक की पढ़ते हैं। और कवक की आपको नाम से ही याद रखना, काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की। किसकी बनी होती है बता दो यार? काइटिन की बनी होती है, सही है। और काइटिन तुम्हें पता है किसका पॉलीमर है? नाग, सही है, एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, सही है, नाग का। वो बाद की बात, अभी याद रखना किसकी बनी होती है? काइटिन की। आपको पता है प्लांटी यानी पादप जगत की, सबको सेलुलोज की और साथ में पैक्टीन, इनकी बनी होती है, वो भी याद रख लो। पादप जगत या प्लांटी की किसकी है? सेलुलोज प्लस पैक्टीन। अभी याद हो गया। आप बोलोगे सर जंतु जगत में,
अरे भाई साहब जंतु जगत में होती ही नहीं है। क्या? सेल वॉल। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी की चीज़, और तुम्हें पता है जो सबको पता होती है वो एग्जाम में नहीं आती, और जो सबको पता नहीं होती वो आती है एग्जाम में। और सबको क्या नहीं पता, इसमें सेल वॉल की जगह कुछ जंतुओं में एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, सही है। ये ग्लाइकोकैलिक्स एक रक्षात्मक आवरण है और कुछ जंतुओं में पाया जाता है। किन में? कुछ जंतुओं में। तो याद रखोगे। अब कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक क्या, इसी में अंतर देखेंगे, सेल वॉल वगैरह। अब सेल वॉल पढ़ लिया, हम सेल मेम्ब्रेन में अंतर देखेंगे, कुछ अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है।